गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ए क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुआ हूं। बिल्कुल नया टॉपिक है जिसमें अपने ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, लेकिन ओम्स लॉ की जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। देखो, टॉपिक में पहले स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे अपने कि ओम्स लॉ कहाँ से आया है। उससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको क्लियर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई से शो किया जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर यूं एक एरो का साइन होता है। ये एरो का साइन जो है ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी जो है वो जो है एक प्रकार से सदिश राशि होती है। ठीक है, वही चीज अपने पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप देखोगे इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र होता है वैसे ही एक अपने पास होता है विद्युत क्षेत्र। इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। यहां मैंने हिंदी में भी लिख दिया है विद्युत क्षेत्र, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसकी गति होती है, वो अपने देख लेते हैं। ठीक है, देखो आप लोगों ने आवेश पढ़ा था, आप सभी को पता है आवेश जो है वो दो टाइप के होते हैं आपके पास। एक पॉजिटिव आवेश होता है और एक नेगेटिव आवेश होता है। यानी कोई भी जो पार्टिकल है उस पर या तो नेगेटिव आवेश होगा या पॉजिटिव आवेश होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी आवेश के या किसी भी चार्ज के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चार्ज स्वयं पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको महसूस करता है, उसको अपने क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको। जैसे कि आपके पास में ये एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे कि आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जिनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, और जैसे ही कोई अनदर पार्टिकल या अनदर चार्ज, हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो या हो सकता है वो नेगेटिव भी हो, दोनों में से कोई भी चार्ज हो सकता है। जब इस चार्ज के पास में ये जो चार्ज है आएगा तो इस चार्ज पर जो ये चार्ज है इसका जो ये चारों तरफ जो फील्ड बन रहा है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। यानी कि इस चार्ज के द्वारा या इस चार्ज के द्वारा इस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अपने बोलते हैं एफ, और जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? अपने किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश स्वयं पर एक विद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है, उसको अपने क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गई बात ये। और बात आती है विद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होती है। ठीक है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट से आप याद रखोगे, विद्युत क्षेत्र की यूनिट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और हैं वो पढ़ा देता हूं। ठीक है, उसके बाद अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी यूनिट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो बात आई यहाँ पर एक नया टॉपिक, यहाँ से एक चीज और निकल कर आ रही है, फोर्स। ये जो बल है ये बल क्या है, या बल कैसे कार्य करता है? ठीक है, आवेश के अंदर ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर ये चीज पढ़ा देता हूं, और फिर आगे जो है अपने ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक जो था वो आपके सामने क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके पास में कोई भी आवेश है, चाहे पॉजिटिव आवेश है चाहे नेगेटिव आवेश है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा आपको याद रखना है पॉजिटिव आवेश से बाहर निकलेगा और नेगेटिव जो आवेश होगा उसमें क्या करेगा? प्रवेश करेगा। इस तरीके से, जैसे कि ये दोनों डायग्राम मैंने बना दिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के। तो इस नेगेटिव आवेश के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करेगी? इस प्रकार से प्रवेश करेंगी, और जो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या निकलेगी? बाहर निकलती है। ठीक है, जब ये फील्ड लाइन यहां से बाहर निकलेगी तो आप देख सकते हो कि ये इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के कारण इन दोनों आवेशों के बीच में दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, या दो प्रकार के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। ठीक है, दो फोर्स कौन से हो सकते हैं? या तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, या दोनों के बीच में क्या हो सकता है? रिपल्शन हो सकता है। ठीक है, और जब दो आवेश पास पास रखे हुए हैं और उनके बीच में कोई बल कार्य करता है तो उस बल को बोला जाता है कूलाम बल। अब ये कूलाम बल क्या होता है, कैसे लगता है, उसके बारे में अगर अपने जानना चाहे तो अपने इस प्रकार से सीख सकते हैं कि दो आपके पास कोई आवेश है, विद्युत क्षेत्र अपने पास यहाँ होता है। विद्युत क्षेत्र को आप पढ़ना चाहो तो इस तरीके से पढ़ सकते हो कि जो आपके पास विद्युत क्षेत्र है, मान लिया ये मेरे पास में इस प्रकार से, या आगे पढ़ेंगे चलो इसको विद्युत क्षेत्र को। वैसे आपको जानना है तो मैं बता देता हूं, विद्युत क्षेत्र देखो क्या होता है।
ये आपके पास में मान लो कि एक कंडक्टर है इस प्रकार से, ठीक है, ये एक कंडक्टर है आपके पास, ठीक है। जैसे ही आप इस कंडक्टर को एक तरफ से पॉजिटिव सप्लाई के साथ और दूसरी तरफ से नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ते हो तो इस जो ये कंडक्टर है इस पर इस प्रकार से जो आपका विभव है यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कारण जो उत्पन्न होगा वो किसके कारण होगा, चालक की लंबाई के कारण, ठीक है। और अपने मान लेते हैं कि इसके अंदर आवेश Q है, ठीक है, Q आवेश है जिसमें आप Q1 भी बोल सकते हो, Q2 Q3, ये मैंने सिर्फ Q बोल दिया है, ठीक है। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या आएगी, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनती है वो बनती है E बराबर V अपॉन में L। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, E बराबर V अपॉन में L जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बन गई। और यहां से आपको यूनिट निकालनी पड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखो क्या आ जाती है, यहां से लिख देता हूं मैं यूनिट, और यूनिट निकालेंगे तो आ जाएगी आपके पास में वोल्ट प्रति मीटर। क्या आ जाती है, वोल्ट प्रति मीटर। और अब आपको मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन कहां आया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे, जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन, राजस्थान के अंदर एक इंस्ट्रक्टर की पोस्ट होती है इलेक्ट्रीशियन के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर इसकी यूनिट होती है। याद रखोगे आप लोग सारे, वोल्ट प्रति मीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। रिवाइज कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वो फील्ड जिसके अंदर कोई अनदर चार्ज पार्टिकल जो है वो स्वयं पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करे, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो एक प्रकार से सदिश राशि है, ठीक है, और इसकी यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, वोल्ट प्रति मीटर हो जाती है अपने पास में, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ये दोनों ही कैसी राशियां हैं आपके सामने, ये दोनों ही सदिश राशियां होती हैं, ये दोनों ही वेक्टर राशियां होती है। वेक्टर राशियां पीछे क्लास में बता भी चुका हूं, वो राशियां जिनका मैग्नीट्यूड और जिनका आपको डायरेक्शन दोनों ही ज्ञात हो, वो जो राशियां हैं वो क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। तो यहां ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपने पास में देखो एक नई चीज यहां निकल कर आई थी कि इस जो आपके पास में इस पॉइंट से यानी हाई पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है ये हाई पोटेंशियल है और ये जो पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल है, ठीक है। यानी कि आपके जो आवेश चार्ज हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर गति कर रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लो पोटेंशियल से किसकी ओर आ रहे हैं, हाई पोटेंशियल की ओर, ठीक है। आपको दिख रहे हैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं और इधर से पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर होगी। अब आपको पता है जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेश को रखा जाए तो उस आवेश पर एक फोर्स कार्य करता है या एक बल कार्य करता है, ठीक है। बल दो डायरेक्शन में हो सकता है, अलोंग द एक्सिस हो सकता है और अपोज द एक्सिस हो सकता है। मतलब ये फोर्स जो है ये आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन में भी हो सकता है और इसकी डायरेक्शन के अपोजिट भी हो सकता है, दोनों ही केस आपके सामने हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने बात करते हैं और आप सभी को पता होगा, जब थोड़ा बता देता हूं जानकारी के लिए मैं, जब आपका जो फोर्स है वो अलोंग द यानी कि इसकी दिशा में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा, तो पोटेंशियल जो है उसका मान हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा। और अगर उल्टा कर देते हैं, अपोज कर देते हैं, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगर अपने बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये फोर्स जो बन रहा है ये फोर्स कैसे ज्ञात किया जाए, तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्स है इसको बोला जाता है कूलाम्ब बल, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ के लिए, क्योंकि ओम्स लॉ जो है वो यहीं से जनरेट होगा अपना E बराबर V अपॉन में L से। कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कूलाम्ब बल या कूलाम्ब फोर्स, ठीक है। कूलाम्ब बल क्या होता है पढ़ देते हैं। यहां मैं हेडिंग लगा देता हूं कूलाम्ब बल, ठीक है। स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं मैं, स्टेटमेंट सिर्फ मैं दोहराऊंगा, आप लोगों को याद रखनी है स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। कूलाम्ब बल क्या कहता है, या कूलाम्ब ने क्या कहा कि आपके पास दो कोई आवेश हैं। सपोज करो ये आपके पास में Q1 आवेश है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और दूसरा जो आपके पास में कोई आवेश है इस प्रकार से, ये यहां रख दिया मैंने, दूसरा सेम अपने पास आवेश है, ये Q2 आवेश है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, ठीक है।
कूलाम क्या कहता है, दो आपके पास आवेश है Q1 और Q2, दोनों को एक दूसरे के साथ में d दूरी पर रखा गया है। ठीक है, दो आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों को एक दूसरे के साथ d दूरी पे रखा गया है, और इन दोनों के बीच में जो है वो मीडियम का, माध्यम का जो काम कर रहा है वो कौन है, एयर है, वायु है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, देखो कूलाम के नियम की फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कूलाम बल की क्या कहती है कि लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, लगने वाला बल, सेकंड स्टेटमेंट कहती है लगने वाला बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रम होगा। ठीक है, यानी अगर अपने पढ़े इसको तो स्टेटमेंट क्या आती है अपने पास में, लगने वाला बल स्टेटमेंट आ गया आपके सामने इस प्रकार से। फर्स्ट स्टेटमेंट आती है F जो है समानुपाती होगा Q1 Q2 के, ये तो आपके आगे फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या आती है, F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d² के, यानी कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती बोल सकते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट। जब दोनों स्टेटमेंट को अपने मिलाते हैं तो आपकी समीकरण निकल कर आती है F = Q1 Q2 d²। ठीक है, कई बुकों में इसको R लिखा हुआ है, कई बुकों में x लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दोनों के बीच की दूरी है और कुछ भी नहीं है, rx कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, F समानुपाती Q1 Q2 d²। ठीक है, जब आप समानुपाती को हटाते हो तो उस मीडियम की बात की जाती है या उस कांस्टेंट की बात की जाती है जो इन दोनों के बीच में आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहां से इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट जो आपके पास निकल कर आता है वो क्या आएगा, देखो कांस्टेंट यहां इसके बाद लिख देता हूं मैं, इसी को आगे दोहरा देता हूं मैं। कांस्टेंट जो आपके पास निकल कर आएगा वो क्या आएगा, F = K Q1 Q2 d², K Q1 Q2 d²। ठीक है, और जब इस K की वैल्यू अपने यहां देखना चाहे तो K की वैल्यू हो सकती है K = 1/4πε0, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। K की ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, और K की फिक्स वैल्यू अगर आप नोट करना चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो 9 × 10⁹, इस प्रकार से। तो 9 × 10⁹ जो है ये इसकी फिक्स वैल्यू है K की। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगी, F = बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, F = समझ आ रहा होगा आपको, F = 1/4πε0 या इंटू नहीं लिखने की जरूरत है आपको, Q1 Q2 d²। ये आपके सामने जो है ये फोर्स एक्टिंग या फोर्स अलोंग द चार्ज या चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले कूलाम बल को आपने यहां पर ज्ञात कर लिया, और इस सूत्र से आप उसको ज्ञात कर सकते हो। F = 1/4πε0 × Q1 Q2 d²। इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको कि F = इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 d²। ये भी आप इसको लिख सकते हो, दोनों ही फॉर्म आपकी सही होती है अगर एग्जाम में आती है तो। यहां पर अपनों ने K की वैल्यू रख दी है और कुछ भी नहीं किया है मैंने, ये दोनों ही फॉर्म जो है वो बिल्कुल सही है। और ये जो आपका टॉपिक था वो क्या था कि कूलाम बल जो है वो दो चार्ज के बीच में कैसे काम कर सकता है। ठीक है, और एक और चीज यहां पर आ जाती है। ठीक है, इस यहां लिख देता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिट चार्ज के बीच, यूनिट चार्ज जो होते हैं, यूनिट चार्ज यहां लिख देता हूं मैं, पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो फिक्स वैल्यूज आपको लिखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस साइड वाला जो वैल्यू है मैं उसको साफ कर देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो
यहां से मैं साफ कर देता हूं और वहीं से कंटिन्यू करता हूं, उसको यहां कंटिन्यू करता हूं मैं। देखो आपने एक चीज वहां देखी हुई है, एप्सिलॉन नोट जो आपको दिख रहा है, एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिविटी ऑफ वैक्यूम, या इसको हिंदी में बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हिंदी में बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है आपके सामने। उसके बाद देखो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है एप्सिलॉन नोट की, जो कि 2 बार एग्जाम में पूछी गई है, और मैं बता देता हूं कौन कौन से एग्जाम में पूछी गई है। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर, ये एप्सिलॉन नोट का फिक्स वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर। एग्जाम में जो पूछी गई है वो मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं। एक तो ये पूछी गई है जो राजस्थान जेईएन, जेईएन का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में ये पूछी गई थी। एक बार ये पूछी गई है डीएमआरसी के एग्जाम में, ठीक है। अभी लेटेस्ट एक डीएमआरसी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये एग्जाम में पूछा हुआ है। डीएमआरसी यहां पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। और इसी के जैसा अगर इसकी वैल्यू निकालें अपने, या परमिविटी की बात करें, तो परमिविटी क्या होती है, परमिविटी, या इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता। जिस प्रकार चुंबकशीलता है वैसे ही आपकी विद्युतशीलता होती है। और परमिविटी जो है उसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। और जहां पर ये आपके सामने एप्सिलॉन आर है, इस पर डीएमआरसी के 17 तारीख की या 17 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था मेंटेनर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चाहे चुंबकशीलता उठा लो या चाहे विद्युतशीलता उठा लो, बात एक ही है, कुछ भी दोनों में फर्क नहीं होता। वो मैग्नेटिक सर्किट के लिए होती है चुंबकशीलता, जिसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, और ये परमिविटी जो है ये इलेक्ट्रिक जो सर्किट है या इलेक्ट्रिक जो आपके फील्ड है उसके लिए होती है, ठीक है। यहां से अगर आपको बोला जाए कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, एप्सिलॉन नोट जो है उसकी वैल्यू, ठीक है। यहां से अगर आप एप्सिलॉन आर की निकाले या परमिविटी निकाले तो आपकी तो आ गई परमिविटी यहां पर, ठीक है। और परमिविटी की जो यूनिट आ गई वो फेरेड प्रति मीटर आ गई आपके सामने, क्या आ गई, फेरेड प्रति मीटर, ठीक है। इसी के साथ में अगली जो यूनिट है वो मैं यहां लिख देता हूं रिलेटिव परमिबिलिटी या परमिविटी, रिलेटिव परमिविटी, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन आर से। रिलेटिव परमिविटी जो होती है इसको एप्सिलॉन आर से नोट किया जाता है, या इसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, हिंदी में बोला जाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता। रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है वो किसी भी मीडियम की परमिविटी तथा एयर की परमिविटी जो है या वैक्यूम की जो परमिविटी है, उन दोनों का रेशियो होता है, अनुपात होता है। यहां से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो अगर आप वैल्यू निकालते हो तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो जाती है, रिलेटिव परमिविटी ऑफ या रिलेटिव परमिविटी हो जाती है किसी भी जो आपके पास में यूनिट है उसकी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी फिक्स वैल्यू याद रखनी है आपको, यूनिटी होती है। क्या होती है, यूनिटी। अगर पूछा जाए कि एयर जो है उसकी रिलेटिव परमिविटी कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे, यूनिटी, इकाई इसका मान होता है। हमेशा परमिविटी का मान या तो 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा, ये इन दोनों का अनुपात है, रेशियो है, इसलिए इसका कोई भी जो है यूनिट नहीं होती। तो रिलेटिव परमिविटी जो होती है वो यूनिट लेस है, मात्रकहीन है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां लिख सकता हूं मैं कि इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में मैथमेटिकल क्वेश्चन करना बहुत इजी होता है, जब कोई फिक्स वैल्यू आ जाती है तो आप लोग उसको छोड़ देते हो, क्योंकि अपने फिक्स वैल्यूज पढ़ते नहीं है ज्यादा टाइम तक, और ज्यादा टाइम उसको दोहराएंगे नहीं तो याद नहीं रहती अपने को, ठीक है। तो ये जो अपने पास में था, जो यहाँ से एक चीज निकल कर आई थी एप्सिलॉन नॉट या परमिविटी ऑफ एयर, उसी का कंप्लीट डाटा मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, समझ आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके सामने एक इक्वेशन आई है, एक छोटा सा टॉपिक है, मैं लिख देता हूं यहां पर आपको कि देखो, यहां लिख देता हूं, आपके सामने एक समीकरण आई थी F इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में d स्क्वायर, ठीक है। ये आपके सामने एक
इक्वेशन थी जो कि क्या थी, कूलाम बल की इक्वेशन थी। ठीक है, अब अगर यहां पर आपको ये बोल दिया जाए यूनिट चार्ज के बीच बल ज्ञात करो। यूनिट चार्ज का मतलब होता है इकाई आवेश जो होता है उसके बीच का बल ज्ञात करो, बल ज्ञात करो। तो इकाई आवेश के बीच अगर आपको बल ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि देखो, इकाई आवेश का मतलब ये हो गया कि Q1 की वैल्यू भी आपके पास 1 है, Q2 की वैल्यू भी आपके पास 1 है, और आपके पास इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या है, 1 है। यूनिट चार्ज वो होते हैं जिनका मान 1 है, यानी एक कूलाम के आवेश 1 मीटर दूरी के बीच रखे हुए हैं, तो उनके बीच में मिनिमम कितना फोर्स काम करेगा, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोगों को मैंने बताया था इसी के साथ एक समीकरण, क्या आप क्या लिखोगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर इन सभी की वैल्यू आप रखते हो तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं 1/1 इक्वल क्या आ जाएगा 1, ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, और आपके सामने इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी। तो मिनिमम फोर्स जो है यूनिट चार्ज के बीच वो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। मिनिमम यूनिट चार्ज जो होते हैं उनके बीच में मिनिमम जो फोर्स काम करता है वो कितना होता है, 9 × 10⁹। 3 मैंने आपको फिक्स वैल्यूज बता दिए यहां पर। फर्स्ट जो है वो परमिविटी ऑफ वैक्यूम, सेकंड जो है वो रिलेटिव परमिविटी, और थर्ड जो है वो यूनिट चार्ज जो है उनके बीच में लगने वाला न्यूनतम बल जो है वो कितना होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो फिक्स वैल्यूज हैं ये है, और इसी के साथ में जो कूलाम बल वाला टॉपिक है वो अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, ये कूलाम बल वाला टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो अपना टॉपिक आने वाला है, ये टॉपिक पीछे की क्लास में मैंने नहीं करवाया था, इसलिए एक अलग क्लास मैंने इसकी दी है आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं दोनों ये आपके ओम्स लॉ के साथ में रिलेटेड होती है। किस तरीके से रिलेटेड होती है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब देखो, जो चीजें मैंने आपको कराई है ये व्यर्थ नहीं है आपके लिए, ओम्स लॉ से रिलेटेड है। ओम्स लॉ की एक्चुअल फॉर्म जो है वो इन्हीं से आती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अपने कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल का आधार है। ठीक है, ओम्स लॉ। या हिंदी में लिख सकते हैं ओम का नियम, हिंदी में लिख सकते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, देखो पहले आपको समझा देता हूं मैं। ओम के नियमानुसार या ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी जो कंडक्टर है, इस प्रकार से ये कंडक्टर है, सपोज कर लो आप लोग सारे, ये आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट होता है, जो कि आपको पता है जब इस कंडक्टर को आप लोग वोल्टेज के साथ में कनेक्ट करते हो या पोटेंशियल डिफरेंस इसको देते हो, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस A पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पॉइंट पर जो है वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसके अंदर जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको पता है प्रत्येक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस प्रकार से, और जो करंट का मूवमेंट है या धारा की जो दिशा अपने बोल सकते हैं वो किस डायरेक्शन में, या मैं सीधा बोल देता हूँ, यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन अंदर करंट फ्लो करेगी I, जो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करती है। ये एक सर्किट मैंने बनाया है। ठीक है, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो आपके सामने क्या है, L है, और इस कंडक्टर का जो एरिया है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, एरिया जो है वो क्या है, A है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। एक आपके पास कंडक्टर है, जिसकी लंबाई L है, और उस कंडक्टर पर आपने एक वोल्टेज V आरोपित की, तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हुआ, जो प्लस से माइनस की ओर गमन करता है या गति करता है, और धारा प्लस से माइनस की ओर जाएगी। ठीक है, ओम्स लॉ की बात करें तो उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है, यदि किसी चालक की, यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल जो उसकी स्टेट्स हैं, भौतिक अवस्था
फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि जो आप लोग महसूस कर सकते हो, जैसे कि लंबाई या लेंथ, एरिया, ठीक है, को या टेम्परेचर या फिर पदार्थ की प्रतिरोधकता। ठीक है, क्या कहते हैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान या प्रतिरोध प्रकार पदार्थ की प्रकृति को नियत रखा जाए तो उस पदार्थ या चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होगी। ये स्टेटमेंट होती है ओम्स लॉ की। ये आपके सामने ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है। जब आप इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ दिया तो आपके सामने एक्सप्रेशन क्या आया कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और प्रोपोर्शनल का साइन अगर अपने हटाते हैं तो V बराबर बन जाता है I इंटू R। ठीक है, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल ये नहीं है, एक्चुअल दूसरा है, वो अपने बनाते हैं। देखो क्या आता है एक्चुअल एक्सप्रेशन अपने पास में। ठीक है, V बराबर I इंटू R। यहाँ से आप लोग ओम्स लॉ को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि 3 फॉर्मूले यहाँ से निकलते हैं ओम्स लॉ के। चलो ये तो बाद में लिख देंगे अपने। ठीक है, V बराबर आई आर, ये ओम का नियम हो गया अपने पास में, V बराबर आई आर। ठीक है, अब ओम के नियम का जो यानी ओरिजिनल फॉर्म है ये है नहीं, ये ओम के नियम की ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ये ओम के नियम की हाइब्रिड फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म के अंदर। ठीक है, एक्चुअल जो फॉर्म है वो क्या निकलती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, आप सभी को पता है, आप लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर R बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को पता है R बराबर होता है L अपॉन में सिग्मा इंटू ए। ये मैंने आपको बताई थी एक फॉर्म, R बराबर L अपॉन में सिग्मा इंटू ए। सिग्मा यहाँ पर क्या है, चालकता, ए क्या है, एरिया, और L क्या है, लेंथ। ठीक है, जब ये वैल्यू अपने यहाँ रखते हैं तो देखो R की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो अपने पास में V इक्वल टू I इंटू में L अपॉन में सिग्मा इंटू में ए, ये वैल्यू अपने पास फाइंड आ जाती है। ठीक है, जब इस वैल्यू को अपने लिखते हैं तो देखो मैं क्या करता हूं, जो ये आपके पास में आई है, यानी आपको इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है, तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर इस फॉर्म को यहां ले आता हूं, तो अपने पास में जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, V अपॉन में L इक्वल टू I इंटू में L, सॉरी V अपॉन में L, यानी ये L जो है ये इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में बचेगा I बचेगा इस प्रकार से, देख रहे हो आप लोग। ठीक है, इक्वल आपके आ जाएगा I अपॉन में सिग्मा इंटू ए, ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, ये जो आपको सिग्मा दिख रहा है इसको भी यहाँ से उठा के इधर ले आते हैं अपने, तो जो समीकरण बन जाएगी वो क्या बन जाती है, यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, इसके बाद में आपको समझ आ जाए ताकि। ठीक है, यहाँ नोट करने के बाद समीकरण आपकी बन जाती है V अपॉन में L या इंटू सिग्मा इक्वल टू I अपॉन में A। ये चीज़ आपके सामने आ जाती है, और आप सभी को पता है I अपॉन में A क्या होता है। मैंने आपको बताया था I अपॉन में जो A है वो आपके सामने होता है J को बोला जाता है धारा घनत्व। J को क्या बोला जाता है, धारा घनत्व। पढ़ाया था पिछली क्लास में। जिन बच्चों को ये नहीं पता धारा घनत्व क्या होता है वो पिछली क्लासों को देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, फिर आपके सामने ये धारा घनत्व हो गया। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि V अपॉन में L क्या होता है, और V अपॉन में L होता है E। ठीक है, अभी ये चीज पढ़ी आपने कि V अपॉन में L क्या होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इन दोनों की वैल्यू अगर इस फॉर्म में रखी जाए तो आपके सामने जो इक्वेशन निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है कि J इक्वल टू सिग्मा इंटू में E। ये जो आपके सामने इक्वेशन निकल कर आती है ये ओम के नियम का सही और ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, ये जो आपके सामने इक्वेशन निकल कर आई है J इक्वल टू
सिग्मा इंटू ई, ये जो है ये ओम के नियम की ओरिजिनल इक्वेशन है और ये जो है ये उसी इक्वेशन से बनी हुई हाइब्रिड इक्वेशन है। ठीक है, पढ़ी ये जाती है लेकिन एग्जाम में वो भी आ सकती है। दोनों को आपको ध्यान रखना है कि ओम के नियम का सही रूप क्या है, जे बराबर सिग्मा इंटू ई, सिग्मा चालकता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और जे वो है धारा घनत्व। ठीक है, हाँ तो ये आपकी जो है यहाँ क्लियर हो जाती है। फिर देखो आप लोग सारे कि उसके बाद में अपने पढ़ते हैं, ये ओम्स लॉ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आती है ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन मैं आपको वर्बली बता देता हूँ क्या क्या लिमिटेशन होती है, बोल के बता देता हूँ। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग जो है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। फर्स्ट लिमिटेशन है रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, प्रतिरोध जो है वो नियत रहना चाहिए, किसी भी अवस्था के अंदर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी ये ओम्स लॉ जो है वो केवल डीसी सर्किट्स पर लागू होता है, एसी सर्किट पर एक ही फॉर्म में लागू होता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट पे। ठीक है, यानी रेजोनेंस का मतलब हो गया अनुनादी अवस्था पर ही एसी पर ओम का नियम लागू होगा, अन्यथा ओम का नियम लागू नहीं होगा। और कल की बात में मैंने आपको बताया था ओम का नियम जो है ना तो चालकों पर लगता है ना अर्धचालकों पर, यानी ना तो कंडक्टर पे लगता है ना सेमीकंडक्टर पर ना इंसुलेटर्स पर। ओम का नियम केवल उन्हीं मटेरियल्स पे लगता है जो जेडटीसी होते हैं या जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है, शून्य ताप गुणांक पदार्थ जो होते हैं उन पर ओम का नियम लागू होता है, अन्यथा आपका ओम का नियम उन पर लागू नहीं होगा जिनके कारण या जिनमें टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस चेंज हो गया। आगे बात समझ में, ये उन पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, ओम का नियम जो है वो आपका ओनली प्योर रेजिस्टेंस या डीसी सर्किट पर लागू होता है, एसी सर्किट पर केवल अनुनाद की अवस्था में लागू होगा, इंसुलेटर पर लागू नहीं होता, सेमीकंडक्टर पर नहीं होता, कंडक्टर पर नहीं होता, ओनली जो प्योर रेजिस्टिव मटेरियल है उन पर होगा। ठीक है, ये लिमिटेशंस है ओम के नियम की। ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आज के इसी के साथ मैं जो है आज का टॉपिक अपना क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। और आई होप आपको ये नया टॉपिक पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपके सामने मैंने ये नया टॉपिक जो है या नया एक्सप्रेशन जो है वो लेके आया हूँ। ठीक है, इसी के साथ मैं आपके लिए कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि हमारा हौसला बना रहे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।